नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो बहुत अहम है और गंभीर भी है और ये सीधे आपसे, मुझसे और तमाम उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो एक बिल्डर प्रोजेक्ट में घर लेने का सपना देखते हैं। लेकिन क्या सच में सभी का ये सपना पूरा हो पाता है? नहीं। यही वो हकीकत है जिसे कोई भी मीडिया आपके सामने लेकर नहीं आती। लेकिन आज मैं इसी पर बात करूंगा। आप जानते हैं, देश भर में ऐसे 1500 प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी अधर में लटके हुए हैं। और क्यों अधर में लटके हुए हैं? क्योंकि बिल्डर्स ने जालसाजी की। और आप जानते हैं इन 1500 प्रोजेक्ट में कितने परिवारों की गाढ़ी कमाई और सपने लगे हुए हैं? करीब 4.5 लाख परिवार। जी हाँ, 4.5 लाख। और क्या अगला नंबर आपका लगने वाला है? इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तमाम लोगों को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी जागरूक हो। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि किसी भी बिल्डर प्रोजेक्ट में आप फ्लैट मत लीजिए या इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है ये बेहद अहम हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये कौन कौन से वो प्रोजेक्ट है जिन्होंने हज़ारों मासूम परिवारों के इमोशंस के साथ और उनकी मेहनत की कमाई के साथ सीधे सीधे धोखा किया। तो आज मैं इस वीडियो में तमाम उन पहलुओं पर बात करूंगा, इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, आपने जिंदगी भर की कमाई जोड़कर एक फ्लैट बुक किया था, बैंक से 25 साल का होम लोन लिया, हर महीने ईएमआई कट रही है। बिल्डर ने कहा था 2021 तक पोजीशन, लेकिन 2026 आ गया और आज भी वहां सिर्फ अधूरी दीवारें खड़ी है। ना घर मिला, ना पैसा वापस आया और ना ही कोई जवाब। सवाल यह है कि आखिर भारत में लाखों मिडिल क्लास परिवारों का ड्रीम होम सपना बनकर क्यों रह गए? क्यों देश भर में हजारों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अचानक रुक गए? और क्यों अब सरकार को इन अधूरे प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए 55,000 करोड़ की जरूरत पड़ रही है? दोस्तों, ये सिर्फ रियल एस्टेट क्राइसिस नहीं, बल्कि भारत के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल ट्रेजेडी बनती जा रही है। क्योंकि जिस घर को लोग अपनी जिंदगी की सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानते हैं, वही आज सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है। जी बिजनेस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 1500 मिड और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अभी भी अधूरे पड़े और इन्हें पूरा करने के लिए लगभग 55,000 करोड़ की जरूरत है। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ इमारतें नहीं है, इसके पीछे लाखों परिवारों की उम्मीदें फंसी है। किसी ने बेटी की शादी रोक रखी है, कोई किराए और ईएमआई दोनों भर रहा है, तो किसी की पूरी रिटायरमेंट सेविंग इन अधूरे प्रोजेक्ट्स में फंस चुकी है। और सबसे डरावनी बात यह है, ये संकट किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुंबई एमएमआर, पुणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नवी मुंबई, लगभग हर बड़े शहर में ऐसे घोस्ट प्रोजेक्ट खड़े हैं जहां बायर सालों से पोजीशन का इंतजार कर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हालात कैसे बने? दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई 2015 से 2020 के बीच आए रियल एस्टेट बूम से। उस दौर में भारत में हाउसिंग मार्केट को लेकर जबरदस्त उत्साह था। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लग रहे थे, लग्जरी लिविंग, स्मार्ट सिटी लाइफस्टाइल, बुक नाउ पे लेटर। बिल्डर प्री लॉन्च में भी करोड़ों रुपए जुटा रहे थे। लोगों को लग रहा था प्रॉपर्टी प्राइस हमेशा बढ़ते रहेंगे, इसलिए मिडिल क्लास फैमिलीज ने तेजी से फ्लैट्स बुक किए। लेकिन इसी बीच धीरे धीरे पूरा सिस्टम हिलना शुरू हो गया। सबसे पहला झटका आया एनबीएफसी क्राइसिस से। IL&FS जैसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज के संकट में आने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को मिलने वाला फंडिंग फ्लो अचानक रुकने लगा। बिल्डर का कैश साइकिल टूट गया। फिर आया डीमोनेटाइजेशन, जिससे रियल एस्टेट मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस और बढ़ गया। उसके बाद रेरा लागू हुआ, जो बायर की सुरक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन इससे कई पुराने प्रोजेक्ट कानूनी और कंप्लायंस समस्याओं में फंस गए। फिर कोविड लॉकडाउन ने पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लगभग रोक दिया। मजदूर अपने गांव लौट गए, सप्लाई चेन टूट गई, सीमेंट स्टील की कीमतें तेजी से बढ़ी और होम सेल्स अचानक गिर गए। नतीजा, हजारों प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन रुक गई और लाखों बायर्स बीच में फंस गए। रॉयटर्स, इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसी कई एजेंसीज की रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड के बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भारी उछाल आया। स्टील, सीमेंट की कीमतों ने डेवलपर्स की फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ दी। वहीं आरबीआई द्वारा लगातार बढ़ाए गए इंटरेस्ट रेट की वजह से होम लोन महंगे हो गए, जिससे बायर की डिमांड भी प्रभावित हुई। और दोस्तों, जब बिल्डर के पास कैश फ्लो रुकता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन रुकता है। फिर कॉन्ट्रैक्टर पैसा मांगते हैं, बैंक रिकवरी शुरू करते हैं, एनसीएलटी केसेस शुरू होते हैं, खरीदार को बेचारे को प्रोटेस्ट करना पड़ता है और धीरे धीरे पूरा प्रोजेक्ट डेड एसेट बन जाता है। यही वजह है कि आज भारत में लाखों लोग ऐसी स्थिति में हैं जहां वो ईएमआई भी भर रहे हैं और रेंट भी, यानी डबल फाइनेंशियल बर्डन। एनरॉक और नाइट फ्रैंक जैसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म्स की रिपोर्ट बताती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में सप्लाई लगातार घट रही है। खासकर मेट्रो सिटीज में 40 लाख से कम वाले घर तेजी से कम हो रहे हैं। कम क्या हो रहे हैं? मान लीजिए कि पूरी तरह से खत्म ही हो गए, क्योंकि डेवलपर अब लग्जरी प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहां प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलता है।
यानी जिस अफोर्डेबल हाउसिंग को मिडिल क्लास का सपना माना जाता था, वही सेगमेंट आज सबसे ज़्यादा संकट में। और इसी संकट को संभालने के लिए भारत सरकार ने 2019 में लॉन्च किया था स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, यानी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्ट्रेस फंड है जिसका मकसद है अधूरे पड़े लेकिन फाइनेंशियली वाइबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लास्ट माइल फंडिंग देकर पूरा करवाना, ताकि बायर्स को उनका घर मिल सके। सरकार के मुताबिक इस फंड के जरिए अब तक 148 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कमिट किया गया है। 63,000 से ज़्यादा होम्स पूरे किए जा चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा घर अभी पाइपलाइन में हैं। लेकिन दोस्तों, असली समस्या यही से शुरू होती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितना संकट दिख रहा है, असल स्थिति उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लीगल डिस्प्यूट में फंसे हैं, कहीं लैंड टाइटल क्लियर नहीं, कहीं बिल्डर पर इतना कर्ज है कि बैंक नए लोन देने को तैयार नहीं, और कई जगह बायर्स खुद आगे पेमेंट देने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं कि प्रोजेक्ट पूरा होगा भी या नहीं होगा। और यही वजह है कि पुराना स्वामी फंड इस संकट के सामने छोटा पड़ता दिखाई दे रहा है। इसलिए बजट 2025 और 26 में सरकार ने स्वामी फंड 2.0 के तहत नया 15,000 करोड़ फंड लॉन्च करने की घोषणा की, ताकि 1 लाख से ज़्यादा फंसे हुए घरों को पूरा किया जा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग से ये संकट खत्म हो जाएगा? क्या लाखों होम बायर्स को आखिरकार उनका घर मिल पाएगा, या फिर भारत में ड्रीम होम सिर्फ धीरे धीरे सिर्फ अमीरों का सपना बन जाएगा? तो दोस्तों, इसी पर आगे बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपकी आंखें खोल देंगे। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार 15,000 करोड़ का नया स्वामी फंड 2.0 ला रही है, अगर सरकार कह रही है कि लाखों होम बायर्स को राहत मिलेगी, तो फिर आज भी हजारों हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे क्यों पड़े? आखिर ऐसा क्या है जो भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को अंदर से खोखला कर रहा है? दोस्तों, असली समस्या सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम कई लेवल पर फंसा हुआ है। और यही वजह है कि मिडिल क्लास का ड्रीम होम अब धीरे धीरे फाइनेंशियल ट्रैप बनता जा रहा है। क्योंकि जब कोई मिडिल क्लास फैमिली घर खरीदती है, तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीदती, वो अपनी पूरी ज़िंदगी की फाइनेंशियल प्लानिंग उस घर पर दाव पर लगा देती है। दोस्तों, भारत में ज़्यादातर लोग पहले अपनी साल की सेविंग निकालते हैं, गोल्ड बेचते हैं, एफडी तोड़ते हैं, रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, फिर डाउन पेमेंट करते हैं, और उसके बाद 20 से 25 साल का होम लोन लेते हैं। लेकिन असली बर्बादी तब शुरू होती है जब बिल्डर प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं करता, क्योंकि फिर परिवार एक साथ 3 बोझ उठाता है: EMI, रेंट, इन्फ्लेशन। यानी जिस घर को फाइनेंशियली सिक्योर माना जाता था, वही सबसे बड़ा फाइनेंशियली प्रेशर बन जाता है। और दोस्तों, यही कारण है कि आज लाखों होम बायर्स मानसिक, आर्थिक और कानूनी तनाव से गुजर रहे हैं। कई लोग रिटायरमेंट तक EMI भरने को मजबूर है, कुछ बायर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी अधूरी बिल्डिंग में फंस चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संकट का असर सिर्फ बायर पर नहीं, बल्कि पूरे इंडियन इकोनॉमी पर पड़ रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट अकेला ऐसा सेक्टर है जो 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को सीधे प्रभावित करता है। सीमेंट, स्टील, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, बैंकिंग, लेबर, ट्रांसपोर्ट। यानी जब हाउसिंग सेक्टर रुकता है तो पूरी इकोनॉमी चेन पर असर पड़ता है। और इसी वजह से सरकार भी इस संकट को लेकर लगातार चिंतित है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रोजेक्ट पूरे क्यों नहीं हो पा रहे? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है लैंड डिस्प्यूट। भारत में हजारों प्रोजेक्ट ऐसी ज़मीनों पर बन गए जहां ऑनरशिप क्लियर नहीं थी। वही पुराने लैंड केसेस चल रहे हैं। कहीं किसानों का मुआवजा विवाद में है, कहीं एनवायरनमेंट क्लियरेंस फंसी हुई है, और कहीं इलीगल लैंड कन्वर्जन के आरोप लग रहे हैं। नतीजा, प्रोजेक्ट कानूनी लड़ाई में फंसता जाता है, कंस्ट्रक्शन रुक जाता है और बायर बीच में लटक जाता है। दूसरी बड़ी समस्या बिल्डर का कर्ज। कई डेवलपर ने बूम के समय ज़रूरत से ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दी, बैंक और NBFC से भारी लोन लिया, लेकिन जब सेल्स धीमी हुई तो पूरा कैश फ्लो टूट गया। आज हालात ये है कि कई बिल्डर NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग फेस कर रहे हैं। JP, आम्रपाली, सुपरटेक जैसे मामलों ने लाखों बायर्स को सालों तक परेशान रखा, और यही वजह आज बायर बिल्डर के नाम पर भरोसा करने से डरने लगा है। दोस्तों, रॉयटर्स, इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसी रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में डेब्ट प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, और कई प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि बिल्डर के पास कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं बचा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। कोविड के बाद सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेबर कॉस्ट, लगभग सब कुछ महंगा हो गया। और अभी के हालात देखिए, क्योंकि युद्ध की स्थिति है, लगातार क्रूड ऑयल तेजी से बढ़ रहा है, और इसका असर हम देख रहे हैं कि देश में
डीजल और पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आप समझिए, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उसका असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा तो तमाम बाकी जो चीज़ें जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है वो भी महंगी होती जाएगी। यानी आने वाला समय भी काफ़ी डरा देने वाला है। और जिस तरह के हालात बिल्डर्स ने बनाए हुए हैं, अभी भी पुरानी गलतियों से या कहें कि पुरानी चालबाजियों से वो सीख नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे बिल्डर्स अभी भी बायर्स को झूठ परोसते हैं, बड़े बड़े चमकदार ब्रोशर्स दिखाते हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। एग्जाम्पल से समझिए कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी भी है जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर अभी भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन वहाँ पर बुकिंग दनादन ली जा रही है, ये कहकर कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिल्डर का नाम बहुत बड़ा है और वो शायद कानून से भी बड़ा अपने आप को मानते हैं। लेकिन यहीं से बायर फंसता चला जाता है, क्योंकि वो किसी तरह से इधर उधर से जुगाड़ कर इस भरोसे पर कि इस बिल्डर का नाम तो काफ़ी रिलायबल है, तो यहाँ अगर पैसा लगाएंगे तो फंसेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों, पीछे पलट कर देखिए, जितने भी बिल्डर्स हैं जो डूबे हैं बायर्स को लेकर, वो तमाम बिल्डर्स बड़े बड़े ब्रांड से बड़े बड़े नाम थे, और उसी नाम के ऊपर आपने, हमने और आम आदमी ने अपनी मेहनत की कमाई इन प्रोजेक्ट्स पे लगा दी थी। लेकिन आज हालात देखिए, अभी भी ये प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं, और जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो भी गए वहाँ की स्थिति भी आप जानते हैं कि किस तरह का ख़राब क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया। उन बिल्डिंगों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये 2 या 3 साल पुरानी नहीं, मानिए कि करीब 50 या 100 साल पुरानी है। प्लास्टर झड़ने लगे हैं, और बहुत सारी जगह ये शिकायतें भी आ रही है कि मेंटेनेंस ठीक नहीं है, दीवारों में दरारें आ रही हैं, कहीं से तो छत की छत गिर रही है। तो आप समझिए कि बिल्डर किस तरह से लगातार बायर्स के साथ, आम आदमी के साथ खेल खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि तमाम बिल्डर्स ऐसे हैं, कुछ गिने चुने ऐसे हैं जो कि अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश की स्थिति क्या है? तो दोस्तों, इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सिर्फ ब्रोशर्स देखकर, डिजिटल मार्केटिंग पर भरोसा करके, और ये सोचकर कि आज इस बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाया तो कल पछताएंगे, सिर्फ इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को कहीं मत लगाइए। वरना जो 1500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट अधर में लटके हैं, उसमें आपका नंबर भी लग सकता है। इसलिए सावधानी बरतिए, सोच समझकर कहीं भी अपना पैसा लगाइए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप खुली आंखों से, खुले दिमाग से देखेंगे और सोचेंगे तो आपको राह जो है वो आसान दिखने लगेगी। दोस्तों, क्या आप भी किसी बिल्डर की धोखाधड़ी में फंसे हैं? अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वाले, परिवार के लोग, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी किसी बिल्डर के ट्रैप में फंसने से बच सके। नमस्कार।